सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग पूरी जोर शोर और ताकत से लगे हुए हैं। किसके लिए? अपने एग्जाम मुख्य सेविका के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। तो हम आज जो है टॉप 40 प्रश्न करने वाले हैं, टॉप 40 प्रश्न करने वाले हैं जिनके एग्जाम में छपने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। और इस टेस्ट का नंबर है 2.18। इससे पहले बहुत सारे हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, इसलिए हम लोग जो है 2 पॉइंट कर रहे हैं। और जिस भी बहन को किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वह जाके चैनल के प्लेलिस्ट में मुख्य सेविका का वीडियो पड़ा हुआ है, चैप्टर बाय चैप्टर उसको पढ़ाया गया है यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्र बुक की सहायता से। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बुढ़ापे में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? बुढ़ापे में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्थुमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कबूतर छाती रोग या हड्डी विकृत? तो उत्तर हो जाएगा बी यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है और मुख्य रूप से बुढ़ापे में ये होता है। चलिए देख लेते हैं इसको। हड्डियों के द्रव्यमान यानी कि बोन मास में आई कमी जब हड्डियों के सामान्य ढांचे से हस्तक्षेप करने लगती है तो इस स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में पहचानते हैं। ऐसे में हड्डियां नाजुक और कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में क्या होती हैं? हड्डियां क्या होती हैं? नाजुक और कमजोर हो जाती हैं और थोड़े ही से भी खिंचाव या भार से फ्रैक्चर होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, देखिए ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग ही है जो कैल्शियम कमी से होती है और ये बुढ़ापे में होती है। बुढ़ापे में जल्दी बोन टूट जाता है, जल्दी जुड़ता नहीं है। इसका कारण मुख्य रूप से यही है कि संरचना में जो है विकृति आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। एक बच्चा इनके द्वारा मोटर कौशल या स्किल सीख सकता है। ठीक है, किनके द्वारा जो है एक बच्चा जब बच्चा मोटर कौशल मतलब होता है अपनी शारीरिक गतिविधियों को किस तरह से सीख सकता है। ठीक है, सब चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हिट एंड ट्रायल विधि से, नकल करके, प्रशिक्षण करके या ऊपर के सभी? तो उत्तर हो जाएगा डी यानी कि ऊपर के सभी द्वारा। हिट एंड ट्रायल मतलब कि गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा। ठीक है, नकल करके, एक दूसरे को नकल करके, ठीक है, जैसे बात करके नकल करता है। और प्रशिक्षण द्वारा, अगर उसको प्रशिक्षण दिया जाए तो भी मोटर स्किल को अपने विकसित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। मरासमस से प्रभावित बच्चे में हम इसलिए चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। मरासमस से जो प्रभावित बच्चा होता है उसमें से चिड़चिड़ापन क्यों महसूस किया जा सकता है? वह कमजोर हो जाता है, वह भूखा हो जाता है, वह क्रोधी हो जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा यानी कि जो मरासमस से पीड़ित बच्चा होता है वो क्या होता है? कमजोर हो जाता है, इसलिए उसमें क्या आ जाता है? चिड़चिड़ापन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मरासमस रोग क्या होता है? ऐसी स्थिति होती है जिसमें मरीज कुपोषण का शिकार हो जाता है। बच्चा किसका शिकार होता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। वैसे तो यह किसी भी आयु वर्ग के लोगों में को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बच्चों में मरासमस रोग अधिक देखने को मिलता है। बच्चों में जो है मरासमस रोग अधिक देखने को मिलता है। श्वसन नली में इन्फेक्शन व मानसिक रूप से विकास न होने इसके मुख्य कुछ लक्षण हैं। यह रोग पोषण तत्वों की कमी के कारण होता है। तो मरासमस रोग के बारे में इतना डिटेल बहुत है आपके एग्जाम के लिए और आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। ठीक है, पोषक तत्व जो है किसी भोजन को जब बनाते हैं तो पोषक तत्व किसमें रिटेन रह जाते हैं? ठीक है, जब प्रेशर कुकर बनाते हैं तब, या जब भून कर बनाते हैं तब, या उबाल कर बनाते हैं या डीप फ्राई करके बनाते हैं तब। तो उत्तर हो जाएगा सी यानी कि जब किसी भोजन को उबाल कर बनाया जाता है तो वह जो है उसमें पोषक तत्व जो है अन्य की अपेक्षा सबसे अधिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। इन कोड को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हड्डियों की संरचना, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना, खून का जमना, ये काम है किसका? जिंक का है, सोडियम का है, कैल्शियम का है, पोटेशियम का? उत्तर हो जाएगा सी यानी कि यह काम जो है कैल्शियम का है। यह तीनों काम ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें बहुत चीज़ों में हेल्पफुल होती हैं, लेकिन जो ऊपर की चीज़ें उनको थोड़ा डिटेल से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों एवं दांतों का विकास कैल्शियम एवं किस विटामिन से होता है? ठीक है, नवजात शिशु में जो हड्डियां हैं और दांत हैं उनका विकास कैल्शियम से तो होता ही है, वो तो माँ के दूध से मिलता है। और किस विटामिन से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के? उत्तर हो जाएगा सी यानी कि विटामिन डी से मिलता है। ठीक है, और विटामिन डी जो है किससे मिलता है? सूर्य की किरण से। इसीलिए जो बच्चों को जो है डॉक्टर कहता है कि सुबह सुबह वाली किरण आपको इसको दिखाना है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। परामर्श एक है। परामर्श क्या है भाई?
व्यक्तिगत प्रक्रिया है, समूहवाद प्रक्रिया है, संगठनात्मक प्रक्रिया है, इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर हो जाएगा यानी कि परामर्श जो है एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, किसी व्यक्ति को सुधारने की प्रक्रिया, सलाह देने की प्रक्रिया है, काउंसलिंग करने की प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रभावी परामर्श के लिए क्या करना होगा? ठीक है, किसी परामर्श को यानी कि किसी काउंसलिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना होगा? व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाना होगा, धैर्य रखना होगा, शिकायतों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। तो ये उत्तर हो जाएगा डी यानी कि ऊपर के सभी। देखिए प्रश्न बहुत हल्के हैं, लेकिन ये जो है जब आप पहले से पढ़े रहेंगे तो आपको एग्जाम में एक अलग कॉन्फिडेंस दिलाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब नहीं पढ़ के जाएंगे तब तो मारेंगे तो लगेगा हाँ सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, चांस तो रहता है सही होने का, लेकिन अभी पढ़ लिए हैं तो वहाँ पे जो है एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये तो 100% मेरा सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और उनकी शिक्षा के लिए कार्य करता है? कौन सा संगठन है निम्नलिखित जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनके पोषण के लिए और उनकी शिक्षा के लिए काम करता है? यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO या रेड क्रॉस। तो उत्तर हो जाएगा बी यानी कि यूनिसेफ जो है क्या करता है? बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए काम करता है। और किस स्तर पे काम करता है? ये विश्व स्तर पे काम करता है। ये यूएन का क्या है? एक शाखा है, यूनाइटेड नेशन का एक शाखा है। तो यूनिसेफ को देख लेते हैं। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अमेरिका में है। देखिए मुख्यालय संबंधित सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में सब कुछ मौजूद है। ठीक है, इसकी प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के बच्चों को मानवीय सहायता प्रदान करना। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि दुनिया भर के बच्चों को मानवीय सहायता प्रदान करना, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। हिंदू विवाह जिसमें कन्या पुरोहित को उपहार दिया गया वो जाना जाता है। ठीक है, एक ऐसा विवाह जिसमें पिता जो है अपने बच्ची को पुरोहित से उसको जो है दान दे देता है, पुरोहित को दान देता है और शादी करा देता है दान के रूप में। ठीक है, उस विवाह का कहते हैं ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, आर्ष विवाह। उत्तर हो जाएगा बी यानी कि दैव विवाह। यह पुराने कालों में प्रचलित है, हमें नहीं लगता कि इस काल में प्रचलित है ये। ठीक है, एक आपसे अपील है कि देखिए हम जो है यहाँ पे फ्री सेवा देते हैं, फ्री सेवा, कोई भी फीस नहीं है कि आप इस कोर्स को खरीदिए, उस कोर्स को खरीदिए, लेकिन आपसे बस एक अपील करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और लाइक कर लीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, बस इतना करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, और इस समय अभी के अभी तुरंत कर लीजिए क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, और हमारे पढ़ाने में कोई कमी हो तो बताइए, फ्री की सब कुछ सेवा मिल रहा है। ठीक है, नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अच्छी है? अगर किसी नवजात मृत्यु दर को कम करना है तो निम्न में से कौन सी विधि सबसे अच्छी है? गर्भावस्था, प्रसव केंद्र, बेहतर चिकित्सा, शिक्षा या स्वास्थ्य चर। उत्तर हो जाएगा सी यानी कि शिक्षा जो है सबसे जरूरी है। ठीक है, अगर शिक्षा रहेगा तो आप ये तीनों काम कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। शिक्षित मनुष्य जो है जागरूक होता है और सरकार से आई हुई जितनी भी योजनाएं हैं उसको तत्परता से समझता है, उसका लाभ उठाने की कोशिश करता है। तो शिक्षा सबसे जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जिसे भोजन के मुख्य भाग के रूप में लिया जाता है? ठीक है, इसमें कौन सा जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ध्यान रखना है, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, जो भोजन का मुख्य पार्ट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। उत्तर हो जाएगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है भोजन का मुख्य भाग होता है। ठीक है, भोजन क्या होता है? मुख्य भाग होता है और ये एनर्जी देता है। एनर्जी तो वसा भी देता है लेकिन ये मुख्य भाग नहीं होता है, ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पचने में बहुत समय लगता है और ये तुरंत एनर्जी नहीं देता है। एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट के बराबर ही देता है। हालांकि प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग का काम करती है, खनिज जो है इम्यून सिस्टम को हमारा मजबूत करता है। तो सबका अलग अलग काम है। आगे बढ़ते हैं, अतिपोषण से क्या होता है? अतिपोषण क्या होता है? आवश्यकता से अधिक भोजन करना क्या कहता है? अतिपोषण कहता है। एक पॉइंट जान लीजिए कि आप जो है जितनी शरीर को जरूरत है, जितनी कैलोरी की जरूरत है उससे अधिक भोजन करते हैं तो जो है आप क्या कर रहे हैं? अतिपोषण के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो न्यून पोषण भी और अतिपोषण दोनों पोषण क्या है? शरीर के लिए हानिकारक है। जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? ठीक है, जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? बहुत ही फेमस प्रश्न है। 1911, 1951, 1921, 1932। उत्तर जाएगा सी यानी कि 1921 को जो है महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है।
तो इसको देख लेते हैं क्यों ऐसा किया गया भाई। 1921 के बाद भारत की आबादी बढ़ती चली गई। 1921 से पहले कभी हमारी जनसंख्या बढ़ जाती थी तो कभी घट जाती थी। उस समय जानते हैं, उस समय जो है इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, महामारियां आती रहती थी, भूखमरी आती रहती थी, लोग मरते रहते थे, ठीक है, फिर कभी कभी बढ़ जाता था, कभी घट जाता था। लेकिन 1921 के बाद जो है द ग्रेट डिवाइड कहा गया क्यों? उसके बाद जो हमारी जनसंख्या बढ़ती ही गई, कभी रुकने का नाम नहीं ली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया है? शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 16। उत्तर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया है। तो इसको हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, ये 86वें संशोधन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कब आया? 2002 में आया, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 21A वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, लेकिन डिटेल जब बताता हूँ, डिटेल का एक एक पॉइंट जो होता है एग्जाम से आपके संबंधित होता है, ध्यान रखना है आपको। यह संविधान संशोधन प्रावधान करता है कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कि सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बंदोबस्त करेगा। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए ये व्यवस्था की जाएगी। अगला पॉइंट क्या है हमारा, कि इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम संशोधन 1986 में किया गया था, आया था 61 में, ये ध्यान रखना था। आया था कब? 1961 में आया था, लेकिन इसको संशोधित भी किया गया कि अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना दिया जा सकता है। कितना जुर्माना देगा ये? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। उत्तर रहेगा यानी कि 15,000 का जुर्माना देगा जो भी दहेज संबंधित दोषी पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। नियोजित यानी कि प्लान्ड यानी कि योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, प्लान्ड जो होगा, प्लान करके, ठीक है, यानी कि योजनाबद्ध या योजनाबद्ध कर सकते हैं, योजनाबद्ध या नियोजित, सब कुछ समान है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के किस नाम से जाना जाता है? आंदोलन, प्रगति, विकास या वर्ग संघर्ष। तो उत्तर हो जाएगा बी यानी कि जो योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे? प्रगति कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ध्यान रखना है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या भारतीय रिजर्व बैंक। तो उत्तर हो जाएगा बी यानी कि नीति आयोग द्वारा जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नीति आयोग के बारे में जान लीजिए। नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, याद रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। सुशासन को बढ़ावा देने के लिए और राज्यों को सही सहयोग पाने के लिए 13 अगस्त 2014 को जो है योजना आयोग को भंग कर दिया गया। कब भंग कर दिया गया? 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग इसके पद चलता था, ठीक है। इसके स्थान पर क्या किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म कब गठन किया गया और कौन जारी करता है सूचकांक को आप लोग जान चुके हैं। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो सामाजिक परिवर्तन को नियंत्रित करता है? निम्न से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो सामाजिक परिवर्तन क्या करता है? नियंत्रित करता है। परिवार, पड़ोसी, स्कूल, रिश्तेदार। उत्तर हो जाएगा यानी कि परिवार जो है क्या करता है? सामाजिक परिवर्तन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का उदाहरण नहीं है? घरेलू हिंसा का उदाहरण नहीं है। दहेज हत्या, यौन उत्पीड़न, अपहरण, पत्नी की पिटाई। तो घरेलू हिंसा का उदाहरण जो है सी नहीं है, अपहरण, ठीक है। अपहरण कोई अन्य व्यक्ति करता है, घर से बाहर का व्यक्ति करता है, लेकिन दहेज हत्या, यौन उत्पीड़न, पत्नी की पिटाई जो है ये सब क्या होता है? घर ही में होता है, घर के लोग ही करते हैं, तो घरेलू हिंसा में आता है। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। भारत में किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? ठीक है, भारत में किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में। उत्तर हो जाएगा बी यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? जैसे देखिए 1 बीघा खेत है, इसमें मात्र 1 लोग काफ़ी हैं इस खेती को करने के लिए, लेकिन इंडिया में क्या है कि इसमें 4 लोग लगे हुए हैं, तो 3 लोग क्या हैं? इसके 3 लोग जो है एक्स्ट्रा हैं,
यही प्रचंड बेरोजगारी है कि 3 लोग जो है जितना प्रोडक्शन 1 लोग कर सकते थे उतना प्रोडक्शन 4 लोग मिलकर रहे हैं। 3 लोग क्या हुए हैं, प्रछन्न हुए हैं, यानी कि छिपे हुए लोग हैं, ठीक है, इनका पता नहीं चल पा रहा है। तो ये कृषि सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में पढ़ते हैं। उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि 3 लोगों की उत्पादकता क्या है, शून्य है, ठीक है, अर्थात इन लोगों को उस काम से हटा लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति हस्तांतरण का मुख्य कारक है? संस्कृति हस्तांतरण का मुख्य कारक है। देखिए, जैसे हिंदू है या मुस्लिम है, ऐसी कोई भी धर्म के लोग हैं, पहले ऑप्शन देखिए, समाज है, विद्यालय है, समुदाय है, परिवार है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो कम से कम 3 साल तो अपने घर ही पे रहता है, धीरे धीरे उसके बाद स्कूल जाता है। तो जो भी संस्कृति, किसको पैर छूना है, हमारे जो है भगवान कौन है, हमारे गुरु कौन है, घर में क्या क्या होता है, कैसे, सब कुछ जो है संस्कृति हस्तांतरण कौन कराता है? वो कराता है सबसे पहले आपका डीएनए की परिवार, ठीक है। तो सबसे जो है मुख्य कारक कौन है? परिवार है। किसको हस्तांतरण कराने में? संस्कृति को बच्चे तक पहुंचाने में, अपने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। केला किस विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत है? आपको बताना है कि केला जो है किस विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत है? ए, सी, डी, बी। तो उत्तर जाएगा आपका डीएनए की विटामिन बी का जो है बेस्ट स्रोत है कौन? केला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। गर्भावस्था के दौरान पेट के नीचे सफेद रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। देखिए, 90% महिलाओं को ये होता है, 90% महिलाओं को। मान लीजिए कि ये पेट है, ठीक है, ये पेट है, ये पेट वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे जब प्रेगनेंसी होगी तो यहाँ पे ऐसे धार बन जाता है, ठीक है, सफेद सफेद। तो इसको क्या कहते हैं? गर्भावस्था नकाब कहते हैं, लिनिया नाइग्रा कहते हैं, स्ट्राइग्रेविडेरम कहते हैं। इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा सीएन की। स्ट्राइग्रेविडेरम कहते हैं किसको? इस लाइन को, ठीक है, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो लगभग 50% से 90% गर्भवती महिलाओं में स्ट्राइग्रेविडम खिंचाव के निशान पाए जाते हैं, क्योंकि पेट की गुहा के भीतर गर्भाशय के बढ़ने पर अंतर्निहित संयोजी ऊतक अलग हो जाते हैं, ठीक है। त्वचीय कोलेजन क्षतिग्रस्त हो जाता है और रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, इसलिए जो है ये चिन्ह आपके बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। एब्रप्शन प्लेसेंटा की स्थिति की संभावना है। कैसे हम लोग मतलब जान सकते हैं कि प्लेसेंटा में एब्रप्शन हो गया है, कहीं जो है कट फट गया है? एब्रप्शन का मतलब कि वही कट फट गया है। प्रसव से पहले रक्तस्राव, प्रसव के बाद रक्तस्राव, गर्भपात, या इनमें से कोई नहीं उत्तर जाएगा। यानी प्रसव से पहले जो है रक्तस्राव हो जाएगा तो समझ जाइए कि एब्रप्शन प्लेसेंटा हो गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। किंडरगार्टन के जनक कौन माने जाते हैं? किंडरगार्टन के जनक कौन माने जाते हैं? ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक थे। पेस्टुलाजी साहब, रूसो साहब, लॉक साहब या फ्रोबेल साहब? उत्तर जाएगा डीएनए की फ्रोबेल साहब जो है किंडरगार्टन के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। तो देखिए, किंडरगार्टन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इस विधि का उद्देश्य जो है सहयोगात्मक वातावरण में अपनी गति से उचित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को एक समृद्ध, सार्थक और संतुलित शिक्षा प्रदान करना। उद्देश्य सहयोगात्मक वातावरण में गति के उचित जो है गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में एक समृद्ध, सार्थक और संतुलित शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। यह बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए विकास और वृद्धि के शारीरिक सिद्धांत पर आधारित है और बच्चे के समग्र विकास और विषय को समझ को अधिक प्रभावी बनाने में सक्षम बनाता है। अगर मैं जल्दी में पढ़ दिया हूँ तो आप लोग कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपका काम जो है इन्हीं बच्चों से संबंधित है और महिलाओं से संबंधित है। जन्म के समय नवजात शिशुओं की औसत ऊंचाई होती है। बताना है आपको कि जन्म के समय नवजात शिशुओं की ऊंचाई कितनी होती है? 17 से 21 इंच। इंच में बताना है 19 से 24 इंच, 11 से 17 इंच या 17 से 29 इंच। उत्तर हो जाएगा, यानी कि 17 से 21 इंच जो होती है नवजात शिशु की ऊंचाई होती है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। 1929 में किस समाज सुधारक की सहायता से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? किस समाज सुधारक की सहायता से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरविलास शारदा, महात्मा गांधी। तो उत्तर जाएगा यानी कि हरविलास शारदा जी थे। इनकी सहायता से 1929 में जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। शारदा एक्ट के बारे में आप उसको जानते हैं, 1929 में आया था। तो कब आया था, किसकी सहायता से हुआ था, अधिनियम का नाम क्या है, सब कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा हरविलास शारदा साहब के बारे में जान लीजिए। हरविलास शारदा
1870 से 1955 तक के कार्यकाल में थे। एक भारतीय शिक्षाविद, न्यायाधीश और राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? शिक्षाविद, न्यायाधीश और राजनीतिज्ञ थे। उन्हें बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 पेश करने के लिए जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। ठीक है, दाल में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दाल में जो है प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 10 से 15%, 20 से 25%, 25 से 40%, 5 से 10%। उत्तर हो जाएगा यानी कि 20 से 25% जो है दाल में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। अधिकतम आयु में बच्चा 2 शब्द का कथन बोलना शुरू कर देता है। किस उम्र के आयु में बच्चा जो है 2 शब्द का कथन यानी कि स्टेटमेंट यानी कि वाक्य बोलना शुरू कर देता है? 6 से 12 माह यानी 6 से 12 महीने के बीच में, 12 से 15 महीने के बीच में, 15 से 18 महीने के बीच में, 18 से 24 महीने के बीच में। उत्तर हो जाएगा यानी कि 18 से 24 महीने के बीच में बच्चा जो है 2 शब्द का वाक्य बोलना शुरू कर देता है। प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। विकास के सभी क्षेत्र हैं, जो विकास के सभी क्षेत्र हैं क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, पर्यावरण से प्रभावित हैं और वंशानुगत से प्रभावित हैं। देखिए, विकास के जो भी क्षेत्र हैं वो क्या है? एक दूसरे से संबंधित हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा किसी भी विकसित कंट्री को देख लीजिए, वो जो है जब विकास करता है तो हर क्षेत्र में अपने आप को विकसित कर लिया है। क्यों? क्योंकि विकास का जो क्षेत्र, सभी क्षेत्र जो एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। आप अपने घर को भी देख सकते हैं, कहीं नौकरी लगती है तो आप देखते हैं कि वो सोचता है कि अपने जो है घर का हर चीज़ जो है विकास कर ली जाए, डेवलप कर ली जाए। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। शिशु मृत्यु दर की गणना क्यों की जाती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, विभिन्न प्रकार के रोग संक्रमण के आधार पर, ये जन्म दर या मृत्यु दर के बीच के अंतर पर। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि जन्म लेने वाले 1000 शिशुओं के आधार पर जो है ये क्या किया जाता है? इसका शिशु मृत्यु दर की गणना किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। शिशु मृत्यु दर जो है 1 वर्ष में कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं। वह दूध जो नवजात शिशु को जन्म के बाद पहली बार पीता है कहलाता है। वह दूध जो नवजात जो है जन्म के तुरंत बाद पीता है उसको क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा यानी कि कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। यहाँ पे डिलीवरी के बाद स्तनों में जो पहला दूध आता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये दूध प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों और डिलीवरी के बाद कुछ दिनों तक आता है। इस दूध से नवजात शिशु के कई तरह के लाभ मिलते हैं। इस पर तो हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं क्लासों में। ठीक है, इसका रंग पीला होता है, संतरी या गाढ़ा होता है, लेकिन कभी कभी जो है साफ या पतला भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि मैक्सिमम टाइम में जो है गाढ़ा पीला दूध होता है ये। प्रश्न संख्या 33 पे आते हैं। संगठन जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे की देखभाल करता है उस संगठन को क्या कहते हैं? जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे को की देखभाल करता है। क्रेंच कहते हैं, बालवाड़ी कहते हैं, शिशु विद्यालय, रिमांड घर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्रेंच कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 पे आते हैं। अधिकतर भोज्य पदार्थ को खराब करने वाली बैक्टीरिया विकसित होती है। ठीक है, अधिकतर भोज्य पदार्थ को खराब करने वाली बैक्टीरिया विकसित होते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया विकसित जो होते हैं इसमें से किन तरह के भोजनों में मैक्सिमम होते हैं? कहने का मतलब ये है जो भोजन खराब कर देते हैं, अम्लीय पीएच में, क्षार पीएच में, न्यूट्रल पीएच में, यानी से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा यानी कि न्यूट्रल पीएच में, यानी कि जिसका पीएच 7 होता है। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया का डेवलप होने का ज़्यादा चांस होता है, यानी कि भोजन खराब करने के चांस ज़्यादा बनते हैं जिसके पीएच जो है 7 के आसपास होता है। प्रश्न संख्या 35 पे आते हैं। मंद बुद्धि जो है निम्न में से किसमें कमी के कारण होता है? मंद बुद्धि जो है निम्न में से किसमें कमी के कारण होता है? विटामिन ए, आयोडीन, कैल्शियम, लोहा। तो उत्तर होगा आपका बी, यानी कि आयोडीन की कमी से मंद बुद्धि हो जाता है। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है। अगर माँ को जो है आयोडीन की कमी हो गई तो बच्चा जो है मंद बुद्धि का पैदा होने के चांस बनते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाले प्रेगनेंसी से क्रेटिनिज्म नामक की बीमारी हो जाती है। यह बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है जो गर्भावस्था में होती है। इस समस्या से होने पर शिशु के मस्तिष्क का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, क्रेटिनिज्म यानी कि आयोडीन की कमी होने से जो है बच्चे के मस्तिष्क का सही तरह से विकास नहीं हो पाता है। इससे बच्चे को जन्म के बाद हमेशा के लिए कोई ना कोई मानसिक बीमारी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 36 पे आते हैं। सामाजिक नियंत्रण मजबूत होता है।
सामाजिक नियंत्रण किन में मजबूत होता है? छोटे समुदाय में, एक रूपीय समुदाय में, जो समुदाय धर्म को महत्व देते हैं, या ऊपर के सभी? तो उत्तर हो जाएगा डी यानी कि सभी में। देखिए, जो समुदाय छोटे होते हैं वहाँ भी कंट्रोल करना आसान होता है, चाहे धर्म के माध्यम से, शासन के माध्यम से। जो एक रूप के समुदाय होते हैं वहाँ भी, यानी कि मान लो किसी क्षेत्र में खाली मुस्लिम रह रहे हैं, किसी क्षेत्र में या किसी हिंदू रह रहे हैं, या किसी विशेष जाति के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ भी जो है सामाजिक नियंत्रण करना आसान होता है। और जो समुदाय धर्म को महत्व देता है, ठीक है, यानी कि धर्म की वहाँ पे वर्चस्व ज़्यादा है, तो वहाँ भी जो है सामाजिक नियंत्रण अच्छा खासा होता है। तो ऊपर के सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 37 पाते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित पर कार्य करता है, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र निम्नलिखित पर कार्य करता है। परिवार नियोजन पर, प्रसवों के दौरान महिलाओं की देखभाल पर, माँ और नवजात शिशु की देखभाल पर। ऊपर के सभी उत्तर हो जाएगा बी यानी कि प्रसवों के दौरान महिलाओं की देखभाल पर कार्य करता है राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है हम लोग बात कर चुके हैं। यह जो है फ्री रेडिकल को, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल हैं उनसे लड़ता है, उनको खत्म करने का काम करता है, यानी कैंसर से भी बचाता है। फलों में मैक्सिमम मिलता है ये, ठीक है। तो विटामिन ई है, फास्फोरस है, आयरन है, ऊपर के सभी तो उत्तर हो जाएगा यानी कि विटामिन ई में जो है, विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 39 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का घटक है? कौन जो है परामर्श के क्या हैं? घटक हैं, फैक्टर हैं। परामर्श का उद्देश्य ग्राहक यानी कि क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट। परामर्शदाता यानी कि ये ऊपर के सभी तो उत्तर हो जाएगा डी यानी कि ऊपर के सभी, यानी कि काउंसलर, ठीक है, काउंसलर कह सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। परामर्श का उद्देश्य जो है, परामर्श का उद्देश्य ग्राहक और परामर्शदाता तीनों जो है क्या है? परामर्श के घटक हैं। इनके बिना परामर्श जो है अधूरा हो जाएगा। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं, उससे पहले फिर से एक बार अपील करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। प्रभावी परामर्श के लिए परामर्शदाता को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रभावी अगर परामर्श बनाना है, यानी कि इफेक्टिव काउंसलिंग करनी है, ठीक है। इफेक्टिव काउंसलिंग करनी है, प्रभावी काउंसलिंग करनी है, ठीक है। प्रभावी परामर्श करना है तो परामर्शदाता को यानी काउंसलर को क्या नहीं करना चाहिए? क्लाइंट के साथ संघर्ष शुरू ना करें, बिल्कुल सही बात है। क्लाइंट से लड़ना नहीं है भाई, विरोध नहीं करना है। देखिए, जो भी क्लाइंट करे उसको ध्यान से सुनना है। आपकी अपनी काउंसलिंग को धीरे धीरे जो है उस पर अपना धीरे जो है उसको जो है उसके माइंड को डाइवर्ट करना है, चेंज करना है। दबाव की राजनीति नहीं करनी है। दबाव की राजनीति कर सकते हैं या रणनीति कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। दबाव उस पर नहीं बनाना है, कहने का मतलब है। ऊपर के सभी तो उत्तर जाएगा डी यानी कि ऊपर के सभी तीनों सही है, ठीक है। आप क्लाइंट को मतलब क्लाइंट से झगड़ा नहीं करना है, उसका विरोध नहीं करना है उसकी बातों का, उसके हिसाब से जो है उसको धीरे उसको चेंज करना है, दबाव नहीं बनाना है उस पर, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन क्या होता है हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी होगी, हमें पूरा ऐसा आइडिया है। तो अच्छी लगी तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।